अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नैली एक्सप्रेस की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम हुसैन। हमारा आज का प्रोग्राम है अजायब बातें दुनिया, पुरअसरार और हैरत अंगेज वाक़यात का खजाना। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। 1989 में एक ऐसी कंपनी दुनिया की सबसे दौलतमंद कंपनी बन चुकी थी जिसके पास तारीख की किसी भी कंपनी से ज़्यादा पैसा था। हर हफ्ते $420 मिलियन की छोटी करेंसी में नकद रकम पहुंचती थी। लेकिन जल्द ही इन्हें एक ऐसा मसला दरपेश हुआ जो किसी स्मगलर के बस की बात ना थी। उनकी दौलत पुरअसरार तौर पर गायब हो रही थी। ये समझ से बाहर था कि इतनी बड़ी रकम आखिर जा कहाँ रही है। ये कहानी ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि इसमें जराइम, ताकत और पैसे का ऐसा इम्तजाज है जो आपको हैरत में डाल देगा। 1989 में दुनिया की तारीख का एक ऐसा लम्हा आया जब एक खुफिया मगर ताकतवर तंजीम दुनिया की सबसे दौलतमंद कंपनी बन चुकी थी। ये तंजीम बज़ाहिर कोई रिवायती कारोबारी इदारा नहीं थी बल्कि मुंशियात की स्मगलिंग के जरिए पैसा कमा रही थी। हर हफ्ते $420 मिलियन की नकद रकम छोटे नोटों की सूरत में उसके पास आती थी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि बैंकों के लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो जाता। दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस दौलत के पीछे थीं, लेकिन इस तंजीम की ताकत और रसाई नाकाबिले यकीन हद तक वसी थी। ये तंजीम थी मेडियन कार्टेल, जिसे मशहूर मुंशियात स्मगलर पाब्लो एस्कोबार चला रहा था। एस्कोबार ने जनूबी अमेरिका, खासतौर पर कोलंबिया को मुंशियात की तिजारत का मरकज बना दिया था। वो रोजाना लाखों डॉलर कमाता और इसकी दौलत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो खुद भी इसका हिसाब नहीं रख सकता था। उसके गोदामों में नोटों के अंबार लगे होते थे। उसकी माली ताकत इतनी थी कि वो हुकूमतों को खरीद सकता था, सियासतदानों को काबू में रखता और पुलिस को रिश्वत देता। लेकिन दौलत के इस तूफान ने एक गैर मुतवक्का मसला पैदा कर दिया। मसला ये था कि यह दौलत हकीकत में गायब हो रही थी। लाखों करोड़ों की नकदी जो हर हफ्ते गोदामों में लाई जाती, कुछ ही दिनों बाद कम हो जाती। कोई चोरी नजर नहीं आती थी, कोई जबरदस्ती नहीं होती थी, लेकिन हिसाब हमेशा कम होता। इब्तदा में कार्टेल को लगा शायद मुलाजमीन कुछ रकम चुरा लेते हैं, लेकिन जब निगरानी सख्त की गई और मसला फिर भी बरकरार रहा, तब जाकर इन्हें एहसास हुआ कि मसला किसी इंसानी हरकत का नहीं बल्कि फितरत का है। वो पैसा वाकई ही अपनी जगह से खत्म हो रहा था और वजह इंतहाई हैरान कुन थी। पता यह चला कि नोटों को महफूज रखने के लिए जो गोदाम इस्तेमाल किए जा रहे थे, इनमें नमी, हशरात और दीगर माहौलियाती अवामिल की वजह से बड़ी मिकदार में नोट खराब हो रहे थे। चूहे नोटों को कुतर देते थे और गोदामों की तंग जगहों में नमी की वजह से कागजी करेंसी सड़ने लगती थी। लाखों डॉलर हर माह सिर्फ इस वजह से ज़ाया हो रहे थे कि इन्हें महफूज रखने का मौसम निज़ाम मौजूद नहीं था। पाब्लो एस्कोबार की सल्तनत पैसे की कमी से नहीं बल्कि पैसे को संभालने में नाकामी की वजह से नुकसान उठा रही थी। कार्टेल ने इस मसले से निपटने के लिए नित नए तरीके आजमाए। कुछ नोट जमीन में दफनाए गए, कुछ गोदामों में बंद किए गए, तो कुछ देहाती इलाकों में लोगों को दे दिए गए ताकि वो बाद में वापस लाए जाएं। लेकिन हर तरीका नाकाम रहा। जमीन में दफन की गई रकम पानी के अंदर गल जाती, गोदामों में रखे गए नोटों को चूहे नुकसान पहुंचाते और जिन लोगों को रकम दी जाती वो या तो भाग जाते या कत्ल हो जाते। यूं कार्टेल की दौलत का एक बड़ा हिस्सा रोज बरोज गायब होता जा रहा था और कोई भी इसका मौसर हल ना निकाल सका। पाब्लो एस्कोबार को अंदाजा था कि अगरचे वो अरबों डॉलर कमा रहा है, लेकिन इनका एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो रहा है। इसने अपने अकाउंटेंट्स और मशीरों की एक टीम बनाई ताकि वो हिसाब किताब रख सकें और खराबी की वजूहात का सुराग लगाएं। मगर हकीकत ये थी कि इस कदर बड़े पैमाने पर नकदी की निगरानी मुमकिन नहीं थी। वो बैंकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि ये सब गैर कानूनी पैसा था। इसके लिए कैश ही सब कुछ था, लेकिन यही कैश इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कहा जाता है कि एस्कोबार हर साल सिर्फ चूहों के कुतरने से तकरीबन $2.1 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करता था। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई ममालिक का सालाना जीडीपी इससे कम होता है। एक मुस्लिम जो दुनिया के सब अमीर इंसानों में शुमार होता था, वो सिर्फ इसलिए खसारे में जा रहा था क्योंकि वो अपनी दौलत को महफूज नहीं रख पा रहा था। यहाँ तक इसने अपने खुफिया गोदामों में जहरीले जार, सेंसर महफूज रखे, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर नुकसान रोकने में कामयाब ना हो सके। एक नायाब मसला था। ये मामला न सिर्फ माली नुकसान का था बल्कि कार्टेल के अंदर बदइत्मीदी भी पैदा हो गई थी। जब लाखों डॉलर कम होते तो इल्जाम ना हो जाता, लोग मारे जाते, धोखा देकर भाग बढ़ जाते। एस्कोबार के करीबी साथी भी शक के सदमे आते और नतीजे तक कत्ल किए जाते। कार्टेल के अंदर खौफ, बेइत्मीदी और कश्मकश बढ़ता चला गया। इस बार यकीनी फिजा ने एस्कोबार के नेटवर्क को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। ये माली नुकसान सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसने तंजीम की बुनियादें हिलाकर रख दी। इसी दौरान हुकूमतें और बैनुल-अक़वामी इदारे एस्कोबार के खिलाफ मुतहद होने लगे। जब इंटेलिजेंस एजेंसियों को मालूम हुआ कि कार्टेल की दौलत खुद ब खुद कम हो रही है तो उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। मुंशियात के खिलाफ मुहिम तेज हो गई और मालियाती दबाव के साथ साथ फौजी कार्रवाइयाँ भी करने लगी। एस्कोबार के लिए अपने नेटवर्क को चलाना सबसे पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया। वो हर मौके पर मुश्किलात का सामना कर रहा था। बाहर से हुकूमतों का दबाव और अंदर से दौलत का पुरअसरार नुकसान। उसकी सुल्तनत खतरे में आ चुकी थी। पाब्लो एस्कोबार की कहानी हमें यह सबक देती है कि दौलत सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं, इसे संभालना भी एक फ़न है।
اس کی سلطنت جو اربوں ڈالر پر مبنی تھی آخرکار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کا سب سے بڑا دشمن کوئی پولیس یا ایجنسی نہیں بلکہ چوہے، نمی اور کرنسی کی ناپائیداری ثابت ہوئے۔ اس داستان میں جرم، طاقت اور پیسے کی وہ پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں جو عام طور پر نظر انداز کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی انکہی کہانی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی غیر قانونی دولت کے انجام کو بے نقاب کرتی ہے۔ حیران کن اور سبق آموز۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔